माँ पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अरे बाप रे, आज तो 8 बज गए। घर में सबके नाश्ते का वक्त हो गया, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई। माँ जी तो 10 बातें सुना देंगी सुबह सुबह। सुगंधा जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसने देखा कि उसकी सास और सभी घर वाले तो मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। ये क्या मम्मी जी, आप सब नाश्ता कर रहे हैं? अरे आपको क्या जरूरत थी नाश्ता बनाने की? मैं हूँ ना, मैं बना तो लेती। है मैं क्यों बनाऊंगी? बड़ी बहू तो शायद भूल रही है, अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है इस घर में। उसी ने हम सबके लिए नाश्ता बनाया है। अब तुझे तो सोने से फुर्सत नहीं है। लो, देवरानी को आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि सास करने लगी उसकी तरफदारी। अब सुगंधा भी रसोई में गई, जहाँ उसकी देवरानी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी, वो भी देसी घी के। हैं देसी घी के? अरे इतना घी लगाओगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब पराठे तो देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। आप भी बैठ जाइए, मैं आपको भी गर्मा गर्म पराठे परोसती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पहले बना लो, फिर दोनों साथ में खा लेंगी। फिर अनन्या और भी पराठे बनाने लगती है। सभी घर वालों के खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी भी एक साथ बैठकर पराठे खाती हैं। खाना खाने के बाद उसकी सास बाहर उसके पास आती है। अरे मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो शगुन है बहू, तुझे देना तो बनता है। तूने सचमुच में बहुत अच्छे पराठे बनाए थे। थैंक यू मम्मी जी। अब ये देख सुगंधा चिढ़ जाती है। वाह भाई, छोटी बहू को तो आते ही सोने के गहनों में तोला जा रहा है। इसके बनाए हुए पराठे पर सोने की चेन और मेरे पराठों की तो झूठी तारीफ भी नहीं की। अब मेरे बनाए हुए पराठों में क्या फुई लगी होती है? ये मम्मी जी भी ना बिन पेंदे का लोटा है, जहाँ मर्जी लुढ़क जाती है। किचन का सारा काम निपटा कर दोनों बहुएं घर के बाकी काम निपटा लेती है। फिर दिन के समय दिन के खाने में कढ़ी चावल बना लेते हैं। भाभी, मैं मम्मी जी से पूछ कर आती हूँ, उन्हें लंच में क्या खाना है वही हम बना देंगे। बड़ी मम्मी जी की चमची बनी हुई है। अनन्या अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? बहू, तूने सुबह इतने टेस्टी पराठे बनाए थे कि स्वाद में तो मैं ज्यादा ही खा गई। अब मुझे तो थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना है। तू ऐसा कर, पुलाव ही बना ले। जी मम्मी जी। अनन्या किचन में जाती है, जहाँ वो वेजिटेबल पुलाव बनाने की तैयारी में लग जाती है और सभी मसालों को अच्छे से कूट कर वो बढ़िया सा वेजिटेबल पुलाव बना लेती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहाँ खड़ी सुगंधा ये सब देख रही थी। वाह भाई देवरानी जी, वैसे आपके हाथों में कमाल का जादू है। क्या बढ़िया खाना बनाती है आप तो। हाँ, वो क्या है ना भाभी जी, मुझे कुकिंग का बड़ा ही शौक था। चलो बढ़िया है, फिर तो मुझे भी किचन से छुट्टी मिल जाएगी। तभी अनन्या का पति मुकुल किचन में आता है। अच्छा, मतलब मेरी पत्नी को शेफ बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी पहले से ही शेफ है, कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। और भाभी को आराम नहीं देना चाहते आप? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो आप दोनों देवरानी जेठानी के बीच पड़ना ही नहीं चाहता। अब मुकुल ऑफिस चला जाता है और फिर वो सबको खाना परोसते हैं। तो खाना खाकर उसकी सास फिर से उसकी तारीफ करती है। वाह वाह, देखा कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है। ऐसा पुलाव तो आज तक बड़ी बहू ने कभी बनाया ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर सुगंधा मन ही मन जलने लगती है। खाना खाने के बाद, देवरानी जी बर्तन आप ही धो दो ना, वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, मैं ये काम कर लूंगी। अब अनन्या बर्तन धोने लग जाती है और मौका देखकर सुगंधा अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपको आज का खाना कैसा लगा? कैसा लगा मतलब? बहुत ही बढ़िया था। छोटी बहू के हाथों में तो कुक के हाथों से भी ज्यादा स्वाद है। कितना टेस्टी खाना बनाना जानती है वो। अरे तो वो कौन सा उसके हाथों का स्वाद है, वो तो बल्कि हमारे बर्तनों का स्वाद है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये स्वाद हमारे बनाए हुए बर्तनों में आ रहा है। आपको याद है जब सगाई होने के बाद हम एक बार उसके घर गए थे, तो उसने जो खाना बनाया था उसमें कुछ खास स्वाद थोड़ी ना था। हाँ बहू, तू बात तो ठीक कह रही है। देखा, मेरी शादी के बर्तन कितने अच्छे हैं, और मेरी वो शाही कढ़ाई जो तुझसे ठीक से उठती भी नहीं है, वो तो बस शाही खाना बनाने के लिए ही बनी है। हाँ तो एक बार बोलो देवरानी को अपने बर्तनों में खाना बनाकर दिखाए, तब देखना टेस्ट। तू बिल्कुल ठीक कह रही। शाम को सास अपनी छोटी बहू से उसके दहेज में आए हुए बर्तनों में खाना बनाने के लिए कहती है। शाम को जब वो डिनर में सबके लिए छोले और फ्राई गोभी बनाती है और सबको परोसती है। देखा मम्मी जी, ये खाना कैसा बना है? कुछ कच्चा सा भी लग रहा है और वो स्वाद भी नहीं है। बात तो तू ठीक कह रही है, कुछ खास स्वाद नहीं है इसके बने हुए बर्तनों में। सास और जेठानी उसके खाने को मुंह बनाकर खाने लगती है और अब उसके बनाए हुए खाने में नुक्स भी निकालने लगती है। ऐसे दिन बीतते हैं एक रोज। वैसे ये बात तो पक्की हो गई देवरानी जी, स्वाद आपके हाथों में नहीं बल्कि मम्मी जी की शाही कढ़ाई में है। ये सब उन्हीं की कढ़ाई का स्वाद है। अनन्या चुप रहती है, पर भीतर ही भीतर हर शब्द जमा कर रही थी। शाम के वक्त, कल हमारे बिजनेस के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। छोटी बहू, इसलिए खाना तुम ही बनाओगी, लेकिन वो भी शाही कढ़ाई में। और हाँ, खाना बढ़िया बनना चाहिए, समझी? जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, कल तुम शाही कढ़ाई में 20 सब्जियाँ बनाओगी। अगर स्वाद शाही नहीं हुआ तो समझ लेना तुम इस घर के लायक नहीं हो। क्या मम्मी जी, 20 सब्जियाँ? जी बहू रानी, 20 सब्जियाँ। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसी रात से उसे सब्जियों की फिक्र होने लगी। फिर अगली सुबह वो अकेली बाजार गई। हर ठेले से एक एक कर कुछ न कुछ सब्जियां उठा ली। उसके मन में तो बस यही सवाल चल रहा था कि वो 20 सब्जियां बनाकर कैसे तैयार करेगी। कुछ देर बाद वो सभी सब्जियां लेकर घर पहुंची और शाम की तैयारी में लग गई। धीरे धीरे एक एक कर सब्जियां काटी और सुगंधा मन ही मन अपने कमरे में खुश हो रही थी। अब पता चलेगा उस देवरानी को बड़ा शौक था ना उसे खाना बनाने का। अच्छा हुआ जो मैंने पहले मम्मी जी से पेट दर्द का बहाना लगा दिया, नहीं तो मुझे भी उस देवरानी के साथ कुछ न कुछ बनाना ही पड़ता। सुगंधा बड़े मजे से अपने कमरे में बैठकर आराम से फोन पर रील्स देखने लगी और अनन्या
बेचारी काम करने लगी। उसने अपने सास की वो बड़ी सी शाही कढ़ाई निकाली और एक के बाद एक उसमें अलग अलग सब्जियां बनाने लगी। उसे वो सब खाना बनाते बनाते 4 घंटे हो गए। फिर उसकी सास किचन में आई। बहू, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? शाही खाना जल्दी नहीं बनता मम्मी जी। देखो मम्मी जी, अब छोटी बहू जवाब देने लगी है। वो तो अगर स्वाद में कमी हुई तो जवाब का अंजाम भी सोच लेना। सास और जेठानी के ताने भले ही थे, लेकिन अनन्या के हाथ बिल्कुल ही नहीं रुके। कुछ देर बाद घर में मेहमान आने शुरू हुए और जैसे ही उन्होंने अनन्या के हाथ का खाना खाया, उन्हें बहुत पसंद आया और जो ऑर्डर वो उनकी कंपनी को पहले 2 साल बनाने के लिए देते थे, अब वो 10 साल के लिए दे दिया। ये देख सभी घर वाले बहुत खुश हुए और सास की नजरों में तो छोटी बहू जैसे उस घर की अब लक्ष्मी बन गई। गुड़गांव में रहने वाली उर्मिला देवी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अनुराग, जिसकी शादी अंजलि से हुई, और छोटा बेटा प्रांजल, जिसकी शादी श्वेता से हुई। उर्मिला के छोटे बेटे प्रांजल की नौकरी बैंगलोर में थी, इसलिए श्वेता शादी के 10 दिन बाद ही अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट हो गई, जहां वो दोनों अकेले रहते थे। मैं सच में बड़ा खुश हूँ श्वेता। अब फाइनली मेरा ट्रांसफर गुड़गांव हो गया और अब हम सब अपने परिवार के साथ रहेंगे। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? प्रांजल, तुम्हें लगता है हम उस बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगे? मतलब कई साल से हम लोग अलग रह रहे हैं, अकेले रहना, अपने हिसाब से खाना पीना, सच कहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे डोंट वरी श्वेता, कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब तुम पैकिंग शुरू कर दो, हम जल्दी गुड़गांव चले जाएंगे। प्रांजल जहाँ अपने परिवार के पास जाने से बड़ा खुश था, तो वहीं श्वेता का चेहरा लटका हुआ था। वहीं उर्मिला देवी अपने छोटे बेटे और उसके परिवार के लौटने पर काफी खुश थी। बड़ी बहू, आज तू खाने में मटर पनीर और खीर बना ले, और हाँ, साथ में पूरी बना लेना। प्रांजल को पसंद है ना? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब बना लूंगी। और उनका कमरा, उसमें साफ सफाई कर देना और बेडशीट वो बदल देना। हाँ माँ जी, आप बस अब आराम से बैठ जाइए, मैंने सब कर दिया है। बहू ने तो उसे आराम करने को कह दिया, लेकिन उर्मिला को आखिरकार आराम कहाँ था। वो तो बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को दरवाजे की घंटी बजी और उर्मिला आरती की थाली लिए दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए आ गई। माँ जी तो ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे देवर जी वनवास काट कर अयोध्या लौटे हो। माँ कैसी हो? और ये सब क्या है? आज मेरा छोटे का परिवार बड़े सालों बाद अपने शहर, अपने घर लौटा है, तो स्वागत तो करूंगी ही ना। देख, तेरे आने की खुशी में मैंने सारे घर को कैसे दियों से रोशन कर दिया है। देखा श्वेता, मैं ना कहता था, अपने घर परिवार में आकर एक अलग ही सुख मिलता है। श्वेता अपनी सास की खुशी देखकर हैरान थी। उसने अपनी सास और जेठानी के पांव छुए और फिर अपने कमरे में फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद अंजलि ने सबको खाना परोसा। सच में भाभी, आपके हाथों में तो गजब का स्वाद है। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई आपने। तुम्हें पसंद आई, मतलब मेरा मिशन पूरा हुआ। रसोई में 2 घंटे तक की मेहनत करने का। श्वेता अंजलि को देखकर मुस्कुरा दी। इसके बाद वो सभी सोने चले गए। अगली सुबह श्वेता रसोई में गई तो गैस पर रखी छोटी छोटी 2 कढ़ाइयों को देखकर हैरान रह गई। दीदी, ये क्या है? इतनी छोटी 2 कढ़ाई और इसमें एक ही जैसी सब्जी। हाँ तो हम सब खाने वाले भी कितने सारे लोग हैं। अब जॉइंट फैमिली में तो यही होता है, 2 कढ़ाई सब्जी बनती है, एक छोटी कढ़ाई नहीं। तुम अकेली रही हो ना इतने साल, इसलिए तुम्हें ये ज्यादा लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब की आदत हो जाएगी। और एक ही जैसी सब्जी इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग सब्जियां इसमें बनेंगी तो वो सबको पूरी नहीं होगी, और किसी को ये खानी होगी तो किसी को वो। श्वेता को ये सब बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने पहली बार 2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी देखी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान वो तब रह गई जब सारे लोग खाने बैठे तो वो सब्जी भी कम हो गई। अंजलि, थोड़ी सब्जी और देना। जी, सब्जी तो खत्म हो गई। नहीं नहीं भाभी, अंदर रखी होगी, हमने कढ़ाई भरकर सब्जी बनाई थी, वो कहाँ गई? वो सब खत्म हो गई मैडम। कमाल है, इतनी सब्जी भी कम हो गई। कहने को तो 2 कढ़ाई है, लेकिन है तो छोटी छोटी। अब ऐसा कई बार होता। माँ जी, ये दोनों कढ़ाई कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है, मतलब सब्जी किसी को एक्स्ट्रा चाहिए हो तो होती ही नहीं। बहू, हमें हिसाब से ही खाना बनाना चाहिए, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझी? खाने का अनादर करना बुरी बात होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, दीदी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझसे मिलने घर आ रही हैं। वो दिल्ली में ही रहती है, किसी काम से गुड़गांव आ रही है, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया। इसलिए आप ना सब्जी थोड़ी ज्यादा बना लेना। वो दोनों भी हमारे साथ ही डिनर करेंगी। शाम को उसके दोनों दोस्त घर आ गए। कैसी है यार श्वेता, बड़े दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों कितने कमजोर हो गए हो। कमजोर तो नहीं हुए, हमने खुद को मेंटेन करके रखा हुआ है। श्वेता रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। वो 2 छोटी कढ़ाई भरकर मलाई कोफ्ता बना लेती है। कुछ देर बाद वो सभी खाने बैठते हैं तो मलाई कोफ्ता एक बार में खत्म हो जाता है। ये तो बड़ा ही अच्छा बना है, थोड़ा और देना श्वेता। श्वेता रसोई में जाती है तो देखती है कि सारी सब्जी खत्म हो चुकी होती है। हे भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब मेरी फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट होगी। डोंट वरी अंजलि, तुम ये मेरी कटोरी की सब्जी उन्हें दे दो, मैंने अभी शुरू नहीं किया था। श्वेता उस सब्जी को ले जाकर उन्हें देती है। उनके जाने के बाद वो ये सोचकर हैरान थी कि 2 छोटी कढ़ाई भरकर सब्जी भी उसके ससुराल में कम पड़ जाती है।
कुछ दिन बाद श्वेता उसके हाथों में होती है दो बड़ी कढ़ाई, जिन्हें देख सास पूछती है, छोटी बहू ये क्या है? माँ जी, अब से मैं देखती हूँ कि इस घर में सब्जी कम कैसे पड़ती है। अब इस घर में सब्जी बनेगी, लेकिन वो भी दो कढ़ाइयाँ भरकर। श्वेता झट से दोनों बड़ी कढ़ाइयाँ दोनों चूल्हों पर चढ़ा देती है और फिर मसाला बनाकर दोनों कढ़ाइयों में मसाला तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी सारी सब्जी श्वेता? हाँ भाभी, उन दो छोटी छोटी कढ़ाइयों में सब्जी सबके लिए कम पड़ जाती थी, इसलिए अब हम इन दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भरकर सब्जी बनाएंगे और सुबह से शाम तक सबको यही खिलाएंगे। ठीक कहा तुमने श्वेता, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार खा सकते हैं। ऐसे दिन बीतते गए और अब वो दो बड़ी बड़ी कढ़ाई में एक ही सब्जी बना देती, जिससे अब सबको एक वक्त की बनाई हुई सब्जी तीन वक्त तक खानी पड़ती। ये क्या बहू, फिर से कढ़ी? मैं तो अब परेशान हो गई हूँ ये एक ही सब्जी तीनों वक्त खा खा कर। बस अब और नहीं खाई जाती मुझसे ये सब्जी। अरे माँ जी, लेकिन अब सब्जी वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, बची है तो खानी तो पड़ेगी। आपने तो कहा था खाने का अनादर नहीं करते। भगवान बस कर अब, और तेरी ये दो बड़ी बड़ी कढ़ाई वाली एक ही सब्जी हमसे तीनों वक्त नहीं खाई जाती, इसलिए अब से तुम अपनी इन दो बड़ी कढ़ाई भरकर सब्जी बनाओ, लेकिन वो भी अलग अलग तरह की। अब सास का आदेश मिलते ही दोनों जन्मदिन मुबारक हो। ये कहानी है दो बहनों आयशा और नायरा की। दोनों बहनें एक दूसरे से जितना प्यार किया करती, उतना ही उन दोनों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत थी, क्योंकि वो दोनों ही बहन सगी नहीं बल्कि सौतेली थी। और इन दोनों बहनों के बीच में एक दूसरे से ज्यादा सुंदर दिखने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन आयशा अपनी बहन नायरा को अपनी एक शॉर्ट ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देख नायरा, आज मैं अपने लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आई हूँ। तुझे पता है मॉल में सबसे महंगी ड्रेस थी ये। और जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरे मन में बस यही आया कि अब मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि मेरी निगाहें इससे हट ही नहीं रही थी। और तू तो अपनी बहन को जानती है ना कि तेरी बहन को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसे लिए बिना नहीं छोड़ती है। जरा दिखाओ तो दीदी, ऐसी कौन सी ड्रेस लेकर आई हो तुम जिसकी इतनी तारीफें कर रही हो? आयशा पॉलिथीन से अपनी शॉर्ट ड्रेस निकालती है, जहाँ नायरा देखती है कि रेड बोल्ड कलर की शॉर्ट ड्रेस काफी सुंदर दिख रही थी। उस ड्रेस को देख नायरा अंदर ही अंदर उस ड्रेस की फैन हो जाती है और मन में कहती है, वाह दीदी की ये शॉर्ट ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। पर अगर मैं दीदी से ये शॉर्ट ड्रेस मांगूंगी तो मुझे देगी नहीं, क्योंकि इनको तो आदत है अपने हर कपड़े का शो ऑफ करने की। लेकिन मैं भी इनकी छोटी बहन हूँ, मैं आज ही पापा को कॉल करूंगी और बोलूंगी कि वो मुझे कुछ पैसे भिजवाए, ताकि इनके जैसे मैं एक नहीं दो ड्रेस खरीद सकूं। नायरा, तू किस सोच में पड़ गई? पसंद आया ना तुझे भी ये कपड़ा? मैं जानती थी तू इसे पसंद कर लेगी। वो दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि इतने में आयशा की सौतेली माँ सविता वहाँ आती है और आयशा की इतनी छोटी ड्रेस को देखकर कहती है, माँ ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी पगार और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर अनजाने शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूंगी सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तू रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में रख लेती हूँ। ये है सीता, लाजवंती की बेटी। लाजवंती बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके लाजवंती ने सीता को पाल पोस कर बड़ा किया। सीता ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। सीता आगे पढ़ना तो चाहती थी, पर पिछले 1 साल में लाजवंती की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से सीता ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपना विचार बदल लिया और नौकरी ढूंढने लगी। सीता के बचपन की सहेली आशा की कुछ समय पहले दिल्ली के एक होटल में नौकरी लगी थी। आशा जब गांव आई तो सीता ने अपने बारे में भी बात की, तो आशा ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन सीता नौकरी के लिए दिल्ली पहुंचती है। होटल में आशा उसे सब कुछ समझा देती है। सीता खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। शहर के बहुत बड़े व्यापारी मिस्टर जगन्नाथ जी की बेटी गीता आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही हैं। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। जगन्नाथ जी की बेटी गीता को किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बार हमारे होटल में आ रही हैं। समझ गए? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अभी सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा से भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, फिर तो हम बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ माँ। हेलो सीता, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज सीता का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग सीता को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे सीता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सीता। वैसे सब किस्मत की बात है। एक तरफ आज तुम्हारा जन्मदिन है जो तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका आज जन्मदिन है, वो कितनी किस्मत वाली है कि वो इतने बड़े होटल में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। सीता, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ मैं अभी आती हूँ।
सीता मैनेजर के पास जाती है। सीता, तुम्हें मैं एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। गीता मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगी तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना कि उन्हें किसी भी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई अच्छी सी स्मार्ट ड्रेस पहन लो ताकि और अच्छा इंप्रेशन पड़े। जी सर। सीता को होटल के गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। सीता के पास अपनी तो कोई अच्छी ड्रेस थी नहीं, इसलिए आशा उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस दे देती है। सीता तैयार होकर गेस्ट के आने का वेट कर रही थी, तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। ओह, कहीं गीता मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। जैसे ही सीता गाड़ी के पास जाती है, अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती पकड़कर बिठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से सब कुछ हुआ तो सीता को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर दौड़ जाती है। इतनी देर में गीता भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग गीता को देखकर हैरान रह जाते हैं। गीता बिल्कुल सीता की शक्ल की थी। अरे सीता, तू यहाँ क्या कर रही है? तू इस गाड़ी में क्यों बैठी है? चल बाहर निकल, गीता मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आपका स्टाफ गेस्ट के साथ ऐसे बिहेव करता है? मेरा नाम गीता है, सीता नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था कि आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ? गीता, ये कैसे हो सकता है? तुम तो सीता हो। मैडम, आशा ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की सीता से मिलती है। गीता ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। मैं अभी सीता को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी दे रही थी। तभी एक लड़का भागा हुआ आता है। सर सर सर, सीता को कुछ लोग एक कार में पकड़ कर ले गए। सीता बेहोश थी, मैं पीछे भागा पर कार आगे निकल चुकी थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। गीता घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। गीता के मम्मी पापा भी वहाँ पहुँच गए। मैनेजर के पास सीता की माँ का मोबाइल फोन नंबर था। सीता की माँ को जब सारी बात पता चलती है तो वो फौरन बस पकड़कर दिल्ली आ जाती है। अचानक सब पलट जाता है। अरे लाजवंती, तुम, और यहाँ इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सीता आपकी बेटी है, गीता की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों को जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था। मेरी औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गांव ले गई। पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी सीता को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन सीता, माँ पापा सीता को बचा लो। मैं जानता हूँ ये सब किसका काम है। मुझे लगता है अशोक ने सीता को गीता समझ लिया और मुझसे बदला लेने के लिए वो गीता को अगवा करना चाहता था। चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस की सहायता से पकड़ लेंगे। गीता के पिता मिस्टर जगन्नाथ ने पुलिस को खबर दी और कुछ ही घंटे में पुलिस अशोक को पकड़ लेती है। सीता सही सलामत मिल जाती है। जब सीता को सच्चाई पता चलती है कि गीता उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर जगन्नाथ और ममता है, तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची सीता, इतने सालों तक तू हमसे दूर रही। सीता, हमारी बच्ची। मेरी बहन सीता, तू इतने साल मुझसे दूर रही। मैं भी आप सबको पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे अपने माता पिता से मुझे दूर क्यों कर दिया? सीता और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। मुझे माफ कर दे सीता, मुझे माफ कर दे। अब तू अपने परिवार के साथ खुश रहे। तो दुनिया क्या बोलेगी? अरे वो तो यही कहेगी ना कि आयशा की सौतेली माँ आयशा को कुछ पहनने के लिए नहीं देती, इसीलिए वो ऐसे कपड़े पहनकर निकल रही है। देख आयशा, तू इस कपड़े को पहनकर कहीं नहीं जाने वाली। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा की दूसरी पत्नी है पर मेरी सगी माँ नहीं है। और रही मेरी कपड़ों की बात, तो आप मुझे कपड़ों के लिए कैसे रोक सकती हैं? अरे आपकी बेटी तो खुद बिगड़ी हुई है, बेशर्म है। जब आप उससे कपड़ों के लिए नहीं रोकती तो आपका क्या हक बनता है मुझे रोकने का? वैसे भी आपकी अपनी बेटी नायरा क्या कम है? वो भी तो पूरे दिन सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें डालती रहती है। जब आप उसे नहीं रोकती तो मुझे ज्ञान क्यों दे रही हैं? मुझे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी बेटी पर ध्यान दें। ओके? सविता बेचारी चुपचाप आयशा की बातें सुनती रहती है। उसे पता है कि आयशा उसे कभी अपनी माँ नहीं मानेगी। सविता वहाँ से उदास होकर चली जाती है। दीदी, आपकी ड्रेस तो वाकई बहुत कमाल की है, पर क्या आपको सच में लगता है कि पापा आपको इस हाल में बाहर जाने देंगे? तो अपनी फिक्र कर नायरा, तुझे तो बस जलन हो रही है क्योंकि तेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है। तुझे पता है इस ड्रेस की कीमत क्या है? और रही बात ठंड की, तो फैशन के सामने ये छोटी मोटी ठंड कुछ भी नहीं है। जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी और सबकी नजरें मुझ पर होंगी, तब तुझे समझ आएगा। आयशा का ये घमंड नायरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि अगर वो चुप बैठ गई तो आयशा उसे हमेशा नीचा दिखाएगी। वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपने पापा को कॉल मिलाती है। हेलो पापा, कैसे हो आप? पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आयशा दीदी ने अपने लिए बहुत महंगी और सुंदर ड्रेस खरीदी है। मुझे भी कॉलेज के एक इवेंट के लिए वैसी ड्रेस चाहिए। प्लीज पापा, मना मत करना, मुझे भी अपनी सहेलियों के सामने अच्छा दिखना है। नायरा की बात सुनते ही उसके पापा उसके अकाउंट में कुछ पैसे डाल देते हैं और तुरंत नायरा बाहर मॉल से ब्लैक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है। और जब वो रेडी होकर अपनी बहन के कमरे में जाती है तो आयशा कहती है, तू तो बड़ी जिद्दी निकली नायरा, पर तुझे नहीं पता कि तू क्या गलती कर रही है। बाहर कोहरा बढ़ रहा है और तू ऐसी ड्रेस पहन रही है। खैर मुझे क्या, अगर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है तो शौक से पहन।
इस तरह दोनों बहनें अब तैयार होकर रात के 10 बजते ही पार्टी के लिए बाहर जाने लगती हैं कि तभी सविता उन्हें रोकते हुए कहती है, बच्चों मेरी बात मान लो, ये जिद छोड़ दो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, कम से कम एक शॉल ही कंधे पर डाल लो। दुनिया क्या कहेगी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटियों को ऐसी ठंड में भेज रही है। आंटी, हमने आपसे कहा था ना कि हमारे बीच में मत आइए, हमें अपनी चिंता खुद है। चल नायरा, हमें देर हो रही है। अब दोनों बहनें बाहर जाती हैं और जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती हैं, बर्फीली हवा का झोंका उनके शरीर से टकराता है। पर वो एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहती कि उन्हें ठंड लग रही है। थोड़ी ठंड तो है पर अंदर जाकर सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, पार्टी तो हॉल के अंदर होगी ना, वहाँ तो हीटर लगे होंगे। दोनों बहनें जब पार्टी में पहुँचती है तो उन्हें ये पता चलता है कि पार्टी हॉल में नहीं बल्कि ओपन रिसोर्ट में हो रही है। दोनों बहनों की ठंड से हालत खराब हो रही थी, पर वो दोनों एक दूसरे को जताना नहीं चाहती थी। सभी लोग आयशा और नायरा को ही देख रहे थे, जिसे देख नायरा, सब हमें ही देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि हम ही सबका ध्यान खींचेंगे। हाँ दीदी, पर मुझे लग रहा है कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, ये हवा तो बिल्कुल बर्फ जैसी है। दोनों बहनें अपनी बेशर्मी पर अड़ी रहती हैं और बिना किसी गर्म कपड़े के वहाँ घूमती रहती हैं। कुछ लड़के उनके पास आते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। आयशा और नायरा को बहुत खुशी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी हालत खराब हो रही होती है। नायरा, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे हाथ पर नीले पड़ रहे हैं। दीदी, मेरा भी यही हाल है, मुझे चक्कर से आ रहे, पर अगर अभी हम यहाँ से गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि बड़ी फैशन वाली बन रही थी और ठंड नहीं झेल पाई। बाहर में जाए लोग। नायरा, तेरी तबीयत खराब हो रही है, देख तेरा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। आयशा को अब अपनी बहन की चिंता सताने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि फैशन और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। वो तुरंत अपनी सहेली से उसका बड़ा जैकेट मांगती है और नायरा को लपेट देती है। चलो नायरा, हम घर जा रहे हैं। चलिए दीदी, अब ये सर्दी बर्दाश्त के बाहर है। आयशा अपनी बहन को सहारा देते हुए अपनी कार तक पहुँचती है और कार में बिठाकर वो कार का एसी तेज कर देती है और कार चलाती है। वो घर पहुँचती है और दरवाजा खोलते ही सीधे हीटर के पास जाकर बैठ जाती है। उन दोनों को इस तरह ठंड से कपकपाते देख वो उन दोनों के लिए गर्म दूध लेकर आती है और बोलती है, मैंने मना किया था ना, पर तुम दोनों को तो अपनी सुंदरता और फैशन दिखाना था, अब देखो क्या हाल बना लिया है अपना। सॉरी मम्मी, सच में आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फैशन जरूरी है पर सेहत से बढ़कर नहीं। और नायरा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुझे इस कंपटीशन में खींचा था। नहीं दीदी, गलती मेरी भी थी, मैं आपसे आगे निकलने के चक्कर में ये भूल गई कि आप मेरी बड़ी बहन हो। अब से हम ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे। सविता आयशा के मुंह से पहली बार मम्मी सुनकर बहुत खुश थी। इसके बाद सविता दोनों के सिर पर हाथ फेरती है। उस रात की कड़ाके की ठंड ने उन दोनों सौतेली बहनों के बीच की नफरत और मुकाबले की भावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब वे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी और फैसला किया कि वो अब अपनी माँ की बात हमेशा मानेंगी। हाउ देखा तो बाटा सितारा कैसे निकल आता बहुत गलत। अरे मैं बहुत बड़ा वीडियो आवा था वो। हाय देखा बेटा वीडियो में पूरा देखा सिमोनमा जोर कह देते कलर कह देते बा जो कलर का फूटा था देखा पूरा देखा बाटा। वही मत निकला लगा देखा बाटा। अभी बाबू
वो अच्छा दूसरा है। यहाँ यहीं वाला है, खत्म हो गया जानती है। अब एक आध को हौसला बढ़ान धरा मैं दूर निकल है। आई देखा ये तो है पूरा धनक जाता है। ना आएगी कहाँ साथ धरा दे तुम्हारी पूरा ताल के मजा दी।